हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित। वेलकम टू मिस्टर मार्केट। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज़ में फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट है हम लोग उसमें पार्टिसिपेंट इन द सिक्योरिटी मार्केट उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पार्टिसिपेंट नेम से ही क्लियर है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, स्टॉक मार्केट को रन कराने में, चलाने में हमारी हेल्प करते हैं। लेट्स से कोई अगर हॉस्पिटल है तो उसको चलाने में बहुत सारा डिपार्टमेंट अगर जब तक नहीं रहेंगे तो हॉस्पिटल अच्छे से चलेगा नहीं। कम से कम इमरजेंसी वार्ड, मेडिकल स्टोर, लैब वगैरह होना चाहिए, तब जाके एक हॉस्पिटल अच्छे से चल पाता है। तो उसी तरह जब भी हम लोग कोई स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई शेयर्स बाई करते हैं या सेल करते हैं, तो उसके बैकएंड में बहुत सारे डिपार्टमेंट के हेल्प से ही वो जो ट्रांजैक्शन है हमारा पूरा हो पाता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पार्टिसिपेंट इन द सिक्योरिटी मार्केट। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब इसका काम क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए अगर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है ये एक काइंड ऑफ मार्केट है। जैसे अगर हम लोग को सब्जी लेना होता है तो हम लोग सब्जी मार्केट जाते हैं, या अगर हमें कपड़ा लेना होगा तो हम कपड़ा के मार्केट में जाएंगे। उसी तरह जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है वो हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, एक मार्केट देता है, एक प्लेस देता है जहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी को एक्सचेंज कर सकते हैं, जहाँ पे बाय और सेल हो सकता है, कहीं और नहीं होगा। इसीलिए ये पर्टिकुलर एक प्लेस है। दूसरा, ये जो है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, इसमें हेल्प करता है। मतलब ये हुआ कि हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई और हमको कोई दूसरा शेयर्स का प्राइस बता ना दे। मतलब ये हुआ, मान के चलिए अगर मुझे कोई टाटा पावर का एक शेयर लेना है 100 रुपीज़ में, और अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज नहीं होता, कोई ऐसे ही कोई ब्रोकर होता आके कहता कि चलिए अभी जो प्राइस है वो 110 चल रहा है, तो आपने 110 में बाई कर लिया। लेकिन जब अगले दिन आपको पता चल रहा है कि कल तो प्राइस इसका 105 ही था, तो 5 रुपीज़ का आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो इसीलिए जो भी इन्वेस्टर है, चाहे छोटे हों बड़े हों कहीं से भी हों, उनको एक फेयर वैल्यू मिले जो सबके लिए हो, ट्रांसपेरेंसी जो है पूरी बने रहे। इसीलिए ये यहाँ पे फेयर वैल्यू में हेल्प करता है। तीसरा जो है वो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। लिक्विडिटी का मतलब ये हुआ, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए हम कोई रियल इस्टेट इन्वेस्टर हैं और हम एक प्लॉट खरीदते हैं। जैसे ही मैंने प्लॉट बाई किया तो मुझे ये पता चल रहा है कि प्लॉट हॉन्टेड है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो अब हम अगेन उस जो मेरा जिससे मैंने बाई किया था, मैं उसके पास जाता हूँ और अगर बोलता हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो हो सकता है वो डिनाई कर दे और आपको कोई और बायर भी नहीं मिले। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे जो मेरा एसेट है, जो मेरा सिक्योरिटी है, उसको हम लिक्विडेट नहीं करा पा रहे हैं, मतलब कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं जल्दी, उसमें टाइम लगेगा। तो स्टॉक मार्केट में ये प्रॉब्लम नहीं है। आपका कितना भी बड़ा सिक्योरिटी क्यों ना हो, कितना भी आपने बड़ा अमाउंट में क्यों ना रखा हो, तो वहाँ पे लिक्विडेट हो जाता है, मतलब कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जो भी नए लोग हैं, इवन जिनके पास लो कैपिटल होता है, तो वो भी स्टॉक मार्केट में आते हैं, वो रियल एस्टेट में नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। इसका एग्जांपल आप लोग जानते ही हो, बहुत फेमस है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक और है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। हालांकि एक्सचेंजेस बहुत हैं, बट ये सारे जो हैं एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज हैं। दूसरा अब हम लोग देखते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांजैक्शन जो है हमारा, जो हम लोग शेयर्स बाय और सेल करते हैं, उसको डीमटेरियलाइज फॉर्म में हेल्प करता है। हालांकि यहाँ मटेरियलाइज लिखा गया, ये गलत है, यहाँ पे डीमटेरियलाइज्ड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो होता था, पहले कोई हम लोग शेयर बाय करते थे उसका हम लोग को रिसिप्ट मिलता था, रसीद टाइप का मिलता था, पेपर, फिजिकल पेपर मिलता था। बट अब जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो भी है, उन्होंने इसको डीमटेरियलाइज कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दिया है। दूसरा, जब भी हम लोग कोई शेयर्स बाय करते हैं तो वो ब्रोकर के पास नहीं जाता है। कभी कभी हमारे मन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि यार जो हम लोग शेयर्स बाय किए हैं, अगर हम ब्रोकर के पास गए शेयर्स मांगने, वो डिनाई कर दिया तो क्या करेंगे, मेरे शेयर्स कहाँ हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कोई रामू नाम का आदमी है और XYZ एक ब्रोकर है। तो रामू वही NCRT वाला है हमारा पुराना। तो वो क्या करता है, टाटा पावर का शेयर लेता है, लेट्स से 1000 शेयर उसने बाय किया 100 रुपीज़ पर शेयर पे XYZ ब्रोकर से। अब उस टाइम क्या हुआ कि उसके सर पे किसी ने डंडा मार दिया। अभी जैसे ही उसको डंडा लगा वो सब कुछ भूल गया कि उसने कोई शेयर्स लिए थे या कुछ भी इस तरह का, ब्रोकर वगैरह सबको वो भूल गया। तो 5-6 साल ऐसे ही बीत गए, इवन 10 साल बीत गए।
अब फिर से उसके सर पे किसी ने सेम एग्जैक्टली उसी जगह पे डंडा मारा और उसको सब कुछ याद आ गया। अभी जैसे ही उसको याद आया तो सबसे पहले वो गया एक्सचेंज पे गया और देखा कि टाटा पावर का प्राइस क्या चल रहा। उसने 100 रुपीज़ पर शेयर पे खरीदा था और वो देख के काफ़ी हैरान हो गया क्योंकि उसका प्राइस जो उस समय है 10,000 के अप्रॉक्स चल रहा था। अब वो गया अपना ब्रोकर के बारे में पता करने, और जब वो पता करने गया तो ये पता चला कि ब्रोकर जो है 5 साल पहले ही बंद हो गया था और वो बहुत परेशान हो गया। लेकिन किसी ने उसको ये बताया कि जो भी हमारे शेयर्स होते हैं वो ब्रोकर के पास नहीं होते, वो डिपॉजिटरी के पास होते हैं और वहाँ बहुत ही सेफली रखे जाते हैं। तो रामू गया डिपॉजिटरी के पास और वहाँ से उसको अपने शेयर्स को उसने इन कैश कराया और उसको सारे पैसे मिल गए। तो इससे ये समझ पड़ता है कि हमारा जो शेयर्स है वो ब्रोकर के पास नहीं रहता, वो डिपॉजिटरी के पास रहता है। तो मेन हमारा जो 2 डिपॉजिटरी है यहाँ पे NSDL CDSL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो ये दोनों डिपॉजिटरी हैं। डिपॉजिटरी का मेन काम यही होता है, हमारा जो शेयर्स है वो आराम से उनके पास रहता है। थर्ड पॉइंट जो है वो कस्टोडियन मेनली लार्ज बैंक्स होते हैं। मतलब अब कोई भी हम लोग शेयर्स लेंगे या कुछ भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो डेफिनेटली पैसा का उसमें ट्रांजैक्शन होगा ही। तो ये जो बैंक्स होते हैं ये ट्रांजैक्शन जो सही से ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं उनमें हमारी हेल्प करते हैं। जो पैसा है वो बायर को पहुंचा या नहीं, अगर कोई सेलर है तो वो बायर को आया कि नहीं। तो इनका मेनली काम ये था कि जो भी ट्रांजैक्शन चल रहा है उनको सही से वो पूरा कर दें। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, स्टॉक ब्रोकर। इनको बेसिकली दलाल बोलते हैं। तो हमारे तरफ दलाल एक बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, बट स्टॉक ब्रोकर, अगर स्टॉक मार्केट में आप दलाल अगर आप हो तो डेफिनेटली आप बिलियनियर या मिलियनियर तो एटलीस्ट होंगे ही। चलिए इसको समझते हैं। स्टॉक ब्रोकर जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज और सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं और ये रजिस्ट्रेशन का बहुत प्रोसेस होता है, उसमें आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, काफ़ी कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये लोग रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं, इनको वो चांस मिलता है या मतलब ये अलाउ है उस तरह से काम करने के लिए कि आपको या किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को या कोई भी इन्वेस्टर को किसी भी सिक्योरिटी को बाय और सेल करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, जो भी सेकेंडरी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग वगैरह कुछ भी होगा तो स्टॉक ब्रोकर के ही थ्रू होगा। अब डायरेक्ट आप जाके एक्सचेंज से या कंपनी से शेयर्स बाय नहीं कर सकते हो, ये बीच में आएंगे और आपको वो प्रोवाइड करेंगे। अब तो जितने भी स्टॉक ब्रोकर हैं बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं जिससे लोग घर बैठे ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड करते हैं। दूसरा, जो फुल टाइम ब्रोकर होते हैं, इवन जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो भी आजकल रिसर्च रिपोर्ट वगैरह भी पब्लिश करते हैं। आप उससे सजेशन भी ले सकते हो, वो आपको एनुअल रिपोर्ट वगैरह शेयर करेंगे किसी कंपनी का, कौन से कंपनी में अभी इन्वेस्ट करना है, तो बहुत सारा आपको रिसर्च वगैरह वो करके देंगे। दूसरा, अब इसका एग्जांपल आपने देखा होगा, बहुत सारा है, आप यूज़ भी करते होंगे, मोतीलाल ओसवाल, जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, फायर्स। तो ये है। तो ब्रोकर का काम क्या है कि हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहाँ से हम शेयर्स और बाय या सेल करेंगे और वो उसके बदले में वो कुछ कमीशन चार्ज करेंगे। दूसरा है इन्वेस्टमेंट बैंक। अभी इन्वेस्टमेंट बैंक बहुत ही ह्यूज होते हैं और इनका काम होता है कि जो दूसरी कंपनीज़ हैं और जो गवर्नमेंट है उनको अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना तो उनमें वो हेल्प करते हैं। इनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोग होते हैं, वर्ल्ड लेवल पे और नेशनल लेवल पे इकोनॉमी का काफ़ी इनको नॉलेज रहता है, स्टॉक मार्केट का, क्योंकि ये बहुत बड़े बैंक्स होते हैं, इनके पास पैसा भी बहुत होता है और एक्सपीरियंस भी। दूसरा, किसी कंपनी को अगर फंड रेज करना है तो उनमें भी हेल्प करते हैं। इवन आईपीओ के टाइम में भी, जब हम लोग आईपीओ को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे तो समझेंगे कि आईपीओ का प्रोसेस कैसे होता है। इनका काम वही मैंने बताया, एडवाइस वाला काम है। एक्विजिशन और मर्जर का मतलब ये हुआ कि अगर मेरी कोई कंपनी है, अगर मुझे किसी कंपनी के साथ मिलना है, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में जब 2 कॉम्पिटिटर हो जाते हैं तो जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो दोनों मिल के अपने आप को मर्ज कर लेते हैं और वो एक ही कंपनी के नाम पे चलता है। एक्विजिशन, अगर कोई कंपनी बर्बाद हो रही हो और छोटी कंपनी डेट में फंसी हो तो बड़ी कंपनी क्या करती है, उसको एक्वायर कर लेती है, अपने में मिला लेती है। तो इन सब का भी डेफिनेटली ये सब काम अगर ये इन्वेस्टमेंट बैंक करता है तो उसका कुछ फ़ीस होगा, कुछ रिक्वायरमेंट होगा। और ये जो लार्ज इन्वेस्टर होते हैं, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनको भी हेल्प करते हैं इन्वेस्टमेंट में। HNI उनको बोला जाता है, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। तो इनका काम ये है। एग्जाम्पल में KPMG है, एक्सिस कैपिटल है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सब इनका काम है। तो इस वीडियो में इतना ही है। तो ये जो टॉपिक था मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, और भी छोटे छोटे पार्टिसिपेंट्स होते हैं बट ये मेजर थे, इनको हम को समझना ज़रूरी था कि जब हम लोग शेयर्स बाय करते हैं या सेल करते हैं तो कौन कौन से डिपार्टमेंट से
हमको हेल्प मिलता है, इनके वजह से मार्केट चल पाता है। तो मैंने जो है ये इस टॉपिक को जो हम लोग का जो सीरीज़ चल रहा है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा वीडियो लंबा हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपके लिए अगर इन्फॉर्मेटिव हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।